बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। मैं एक घर फाइनल कराया हूँ। अवैस ने मुझे करीब आते देखकर कहा। मैं जो डाइनिंग टेबल पर बर्तन लगा रही थी ठटक कर रुक गई और अवैस को देखा। ऐसे कैसे? ना मुझे दिखाया ना बताया। पता नहीं कैसा घर है, मोहल्ला कैसा हो, लोग कैसे होंगे। मैं नाराजगी से बोलना शुरू हुई। ओफो, दम लो जरा फरहाना बेगम, तुम्हें मैं मोतबार लेकर जाऊंगा। घर दिखा चुका हूँ मगर तुम्हारे नाक पर कोई चढ़ता ही नहीं। तुम खुद सोचो, बंटवारे से मिलने वाली रकम इतनी नहीं है कि हम किसी पोश एरिया में घर ले सकें, वो भी गिरवी। अवैस बरहमी से बोले। मैं खफा खफा सी देखने लगी। वैसे तुम्हारी तसल्ली के लिए बता देता हूँ कि घर भी अच्छा है और मोहल्ला भी सफेद पोश लोगों का है। तुम बेफिक्र हो जाओ, मैंने बहुत छानबीन के बाद ही घर लिया है। अवैस को मेरी परेशानी का अंदाजा बाखूबी था। इसे नरम लहजे में बोले तो मैं भी नरम पड़ गई। ठीक कह रहे हैं आप, गिरवी मकान और वो भी सिर्फ 10 लाख में आजकल कहाँ आसानी से मिलता है। जबकि मुल्क में गुर्बत और बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि आटा चीनी लेना मुहाल हो गया है। कुछ आए घर कहाँ से लेंगे, वो भी ऐसे वक्त में जब प्रॉपर्टी की कीमत भी कई गुना बढ़कर आसमान से बातें करने लगी हो। मैं तो इस ख्याल से कह रही थी कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, सीखने के मराहल में हैं। ऐसे वैसे माहौल में ना चले जाएं कि इनकी शख्सियत मुतासिर हो जाए और वो बिगड़ कर रह जाएं। मैं फीकी सी मुस्कुराहट चेहरे पर लाकर बोली। फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करो कि इतने पैसों में अच्छा घर मिल गया। तुम देखना, तुम्हें भी यकीनन पसंद आएगा। भरोसा रखो मुझ पर। अवैस ने मुझे दिलासा दिया। वैसे अरूबा और उमैर दोनों हैं कहाँ, जाग रहे हैं क्या? अवैस ने बशाशत से कहकर बात अधूरी छोड़ दी। दोनों खाना खाकर सो चुके हैं जनाब। सुबह इनके मंथली टेस्ट है ना, और मैं भी सोने वाली थी। बस आपका इंतजार कर रही थी कि आप आए तो फिर आपको खाना खिलाकर निकाल कर दूं। मुझे भी सुबह जल्दी निकलना है, फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं तो आजकल थोड़ा वर्क ज्यादा करना पड़ रहा है। मैंने थके हुए लहजे में कहा। तो जाओ, तुम जाकर सो जाओ, मैं बर्तन उठा लूंगा। अवैस ने मेरी जानिब प्यार से देखते हुए कहा। मैं सरशार सी हो गई। नहीं खैर, अब आप इत्मीनान से खाना खा ले, मैं बर्तन समेट कर ही सोऊंगी। मैंने मुस्कुराकर जमाई रोकी और प्यार भरी निगाह से अपने बहुत ही अच्छे शरीक के सफर को तकने लगी, जिन्हें दिन भर की थकान के बाद खाना नोश करते हुए मेरी मुस्कुराहट भी देखने को मिल रही थी, जिसे देखकर इनकी सारी थकन दूर हो गई। अस्सलाम वालेकुम। एक शौक सी खनखनाती हुई आवाज मेरी समातों से टकराई। मैंने चौंक कर ऊपर देखा तो एक लड़की और इसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे खड़े नजर आए। वालेकुम अस्सलाम। मैंने हैरानगी पर काबू पाकर देखा। हमें इस घर में आए हुए 15 दिन से ऊपर हो गए थे। बच्चों को मैं घर में मुकीद रखती थी। नया मोहल्ला, अजनबी लोग और नाशना माहौल, मोहतात रहना तो बनता है ना। ये मोहल्ला ज्यादा गुंजानाबाद नहीं था। साफ सुथरे घर बने हुए थे। जो घर हमने ले रखा था, इसके बिल्कुल साथ वाला घर और हमारा घर दोनों एक ही ऑनर की मलकियत थी, जिसकी छत से वो लोग झांक रहे थे। हमारे घरों की दीवार एक और छतें मिली हुई थी। छत की दीवार जो दोनों को जुदा करती थी कदरे छोटी थी कि दोनों घरों में आसानी से फलांग कर दोनों तरफ आ जा सकते थे। वो लोग इस वक्त छत पर खड़े थे और छत से हमारे सहन में झांक रहे थे। वीकेंड था। वीकेंड पर मैं मशीन लगाकर बैठी थी कि अचानक से वो पड़ोसन वारिद हुई। हम जी आपके नई पड़ोसी हैं, वो हंसकर बोली। 1 हफ्ता ही हुआ इधर आए हैं, जिस पर आपसे मुलाकात न हो सकी। आप नजर नहीं आई कभी जी। इसने खालिस देहाती लहजे में खुद ही गुफ्तगू का आगाज कर दिया। अच्छा, मुझे इल्म नहीं था, मैंने मतानत से जवाब दिया। आपका नाम क्या है जी? वो मासूमियत से पूछने लगी। फरहाना। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। मैं रिजर्व जरूर थी मगर बद इखलाक हरगिज नहीं थी। और आपका? अब मैंने भी इखलाकन पूछा। जी मेरा नाम नादिया है और ये मेरे बेटे आसिफ और काशिफ हैं जी। एक 5 साल का जबकि दूसरा 3 साल का था। इसने बारी बारी दोनों पर हाथ रखते हुए नाम बताए। और आपके बच्चे जी? वो हिचकिचाते हुए बोली। हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं, अरूबा और उमैर। वो दोनों अंदर रूम में खेल रहे हैं। मैंने मुस्कुरा कर बताया और मशीन में कपड़े डालने लगी। काम भी जल्दी निपटाया था। आपकी फैमिली अकेली रहती है यहाँ? जी। वो फिर बोली। जी मेरे हस्बैंड और बच्चे। मैंने हाथ रोक कर कहा। आप? मैंने सवालिया निगाहों से देखा। जी मेरे साथ मेरी सगी बहन जो मेरी जेठानी भी लगती हैं, साथ रहती हैं। वो खिलखिलाकर हंसी। अच्छा, कहाँ है वो? मैंने सवालिया निगाह की। वो जी खाना बना रही हैं जी। इसने अपने मखसूस अंदाज में लापरवाही से कहा। नाजिया मुझे शाजिया बाजी बुला रही हैं जी। अच्छा, मैं चलती हूँ, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। शाजिया के नीचे से पुकारने पर वो दोनों बच्चों का हाथ थामकर बोली। मुझे भी। मैंने मुस्कुराकर रस्मन कहा और वो बच्चों को लेकर नीचे उतर गई।
पता नहीं मैं इसे वाकई अच्छी लगी थी या वो ऐसी मिलनसार तबीयत की मालिक थी कि रफ्ता रफ्ता हमारा मेल जोल बढ़ता चला गया। अब अक्सर ही छत पर सहन से झांकते हुए वो मेरे साथ बातें किया करती और मेरे बच्चों को भी इसके बच्चों की कंपनी मिल गई। नाजिया जितनी बातूनी लड़की थी, शाजिया इतनी समझदार और खामोश तबीयत थी। मैंने इसे पहली बार देखा तो वो मुझे गुमसुम लगी। इसमें हाथ शायद इसकी बांझपन का भी था। शाजिया की कोई औलाद नहीं थी। मुझे जानकर हकीकतन दुख हुआ कि औलादी का बेऔलादी का गम औरत को किस तरह निचोड़ कर रख देता है। ये सिर्फ एक बेऔलाद औरत ही जान सकती है, क्योंकि औरत तो तभी मुकम्मल होती है जब इसकी गोद में औलाद जैसी नेमत खिलखिलाए। पढ़ाना बाजी, मुझे आपसे एक दरख्वास्त करनी थी। जी, एक दिन नाजिया ने मुझे पुकार कर कहा। मैं सवालिया निगाहों से देखने लगी। वो जी, आप टीचर हैं ना जी? तो क्या आप मेरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा देंगी? फिर मैंने स्कूल दाखिल करवा दूंगी। वो बात करते झिझक रही थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जहाँ मेरे बच्चे पढ़ते हैं वहां भी अब बैठकर पढ़ लिया करेंगे। अब इतनी दोस्ती तो हो गई थी कि इनकार का सवाल ना था। इन दोनों के शौहर जूतों की दुकान में काम करते थे। वो सुबह के गए रात को लौटते थे। कभी कभी लंच पर भी घर का चक्कर लगा लेता था इनमें से एक। नाजिया के पास फरागत ही फरागत हुआ करती थी। वो फुअर किस्म की लड़की थी और खाना तक पकाना नहीं जानती थी। सारे काम शाजिया खामोशी से सरंजाम देती थी, हत्ता कि इसके बच्चों को भी वही संभाला करती थी। नाजिया तो मारे बांधे थोड़ा बहुत काम कर लेती थी। इसने अपना सारा बोझ अपनी बहन पर डाल रखा था और वो भी अल्लाह की बंदी हरफ शिकायत जुबान पर न लाती। आओ नाजिया बैठो। मैंने दरवाजा खोला तो नाजिया अपने बच्चों को लेने आई थी। कैसी हैं आप जी? वो जानदार मुस्कुराहट से बोली। ठीक जनाब, मैं मुस्कुराई। नाजिया, वैसे माशाल्लाह तुम्हारे बच्चे बहुत ज़हीन हैं, जो भी सबक दो फरफर याद करके सुना देते हैं। मैंने आसिफ और काशिफ को तौसीफी निगाह से देखा। अच्छा जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं तो चाहती हूँ कि ये पढ़ लिख कर बड़े अफसर बन जाएं। नाजिया की आंखें खुशी से जगमगाने लगी। इंशाअल्लाह हंस के क्यों नहीं बनेंगे। बस इसी मेहनत और लगन से पढ़ते रहें तो एक दिन वो वक्त भी आ जाएगा। मैंने मुस्कुरा कर कहा। हम लोग सहन में बैठे थे, बच्चे पढ़कर फ्री हो चुके थे और मस्तियां कर रहे थे। हम दोनों अभी महवे गुफ्तगू थे कि शाजिया भी छत पर चली आए और हमारे सहन में झांक कर हमें बातों में मसरूफ देखकर हल्के से खिनकारी। हम दोनों ने बैकवक्त सर उठाकर ऊपर देखा। इसने मुस्कुराकर मुझे सलाम किया। कैसी हो शाजिया? मैंने सर के इशारे से जवाब देकर इसका हाल पूछा। जी बाजी, ठीक ठाक। आप सुनाएं और बताएं कि आसिफ कैसा पढ़ रहा है। शाजिया ने हाल पूछने के साथ झट से आसिफ की कारकर्दगी भी पूछी। असल में आसिफ को शाजिया बाजी ने पाला है, इसलिए इससे बहुत प्यार करती हैं। मेरे कुछ बोलने से पहले नाजिया झट से बोल पड़ी। बल्कि मैं तो कहती हूँ जी कि ये इन्हीं का बेटा है। मेरे तो दोनों बच्चों को इन्होंने संभाला है। नाजिया ने मुस्कुराकर शाजिया को देखा, जो बड़े ही प्यार से आसिफ को देख रही थी। हाँ तो मेरा बेटा, इसमें कुछ शक? शाजिया बेसाख्ता बोली। साथ ही इसकी आंखों में नमी क्या, या मुझे महसूस हुई इसने दुपट्टे से आंखें मली। अरे हाँ, मैं एक बात तो करना भूल गई। मैंने याद आने पर चौंक कर दोनों को देखा और फिर शाजिया से मुखातिब हुई। शाजिया, तुम्हारा मियाँ तो बहुत खूबसूरत है, नीली आंखें है ना? मैंने दो और भाई देखे हैं। नाजिया का मियाँ और आपका देवर छोटा वाला, वो तो ऐसे नहीं है। सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकल रही थी तब देखा। वजाहत से बताया। नाजिया का मियाँ और देवर में देख चुकी थी। शाजिया के मियाँ को पहली बार देखा था। गोरा गुलाबी रंग और नीली कान सी आंखें। जी वो तो वाकई बड़े खूबसूरत हैं जी, और मैं कोजी सी हूँ। वो शर्माई, मगर इसके लहजे में शौहर के लिए प्यार ही प्यार था। ये बात तो सच थी कि शाजिया कदरे छोटे कद की, सांवली सलोनी, आम शक्लो सूरत की मालिक थी। शक्लो सूरत तो नाजिया की भी आम सी थी, मगर इसका मियाँ भी वैसा था। इनकी जोड़ी एक जैसी थी। अरे नहीं, तुम भी क्यूट हो। इतनी कशिश है तुम्हारे चेहरे पर, और खासकर तुम्हारे लंबे सिल्की बाल। मैंने खुले दिल से इसकी तारीफ की। अच्छा बाजी, शुक्रिया। वो हल्का सा मुस्कुराई। मैं चलती हूँ, आप लोग बातें करो, मैं जरा रोटियां डाल लूं। वो आसमान की जानिब उतरते अंधेरे को देखकर बोली और तेजी से सीढ़ियां उतर गई। नाजिया का मूड नहीं लग रहा था घर जाने का। अभी वो इत्मीनान से बैठी थी। फरहाना बाजी, आपको एक राज की बात बताऊं? वो थोड़ा झुककर सरगोशियाना अंदाज में बोली। कौन सी राज की बात? मैंने भवें उचकाकर तजस्सुस से देखा। पता है फरहाना बाजी, शाजिया बाजी अपने शौहर से इतनी मोहब्बत करती हैं कि इनके पांव धो धोकर पीती हैं। सच में? नाजिया ने राजदाराना लहजे में कहा। क्या? मुझे घिन सी आई। ये कैसा प्यार है? मैंने नागवारी से देखा। जी बाजी जी, शाजिया बाजी ऐसा ही प्यार करती हैं फयाज भाई से। वो सादगी से बोली। हालांकि जी इनकी लव मैरिज भी नहीं है, बल्कि हमारी लव मैरिज है। नाजिया कहकर शर्मा सी गई। इसके रुखसारों पर हया की लाली छा गई। अच्छा, वो कैसे?
मैंने दिलचस्पी से इसके चेहरे पे उतरते रंगों को देखा। वो जी जब फयाज का रिश्ता किसी ने बताया तो अम्मा अब्बा ने हाँ कर दी। यूं बाजी आनंद फानंद शादी हो गई। इन दोनों ने तो अब एक दूसरे की तस्वीर भी ना देखी थी, बस नसीब था हो गई। रियाज बाजी की शादी के बाद अक्सर हमारे घर आने लगा। मेरी उम्र इतनी ज्यादा नहीं थी ना मुझे किसी बात की इतनी समझ थी। एक ऐसे दिन रियाज हमारे घर आया हुआ था। अब्बा ने मुझे कहा, जाओ नाजिया, रियाज को अमरूदों का बाग दिखा लाओ। हमारे गांव के अमरूदों के बाग बड़े मशहूर हैं जी। मैं जिसे बाग में ले गई, मैंने दरख्त से अमरूद तोड़कर इसे दिखाया और कहा, देखो कितना मजेदार है, खाकर देखो। वो आगे बढ़ा और मेरा हाथ थामकर बोला, नाजिया मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। मैं घबरा गई और बस मुंह खोले से देखे गई वो क्या कह रहा था। मुझे सच में समझ न आई जी। फिर बोला, नाजिया मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मैं यहाँ तुम्हारी वजह से आता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर बस सिलसिला मजीद आगे बढ़ा और हमारी शादी हो गई और आज मैं रियाज के 2 बच्चों की माँ हूँ। नाजिया ने शर्माते हुए अपनी प्रेम कथा मुकम्मल की। वाह, बड़ी फिल्मी सिचुएशन है, मैंने हंसकर कहा। वो क्या बाजी जी, इसने हैरानगी से आंखें फाड़ी। कुछ नहीं, बस तुम आगे बोलो, मैंने हंसते हुए कहा। जी बाजी जी, यही तो मैं कह रही थी कि मेरी तो प्यार की शादी है, पर जी मेरा रियाज के साथ वैसा प्यार नहीं जैसा बाजी का फयाज भाई से है। वो तो जैसे अपने बंदे की पूजा करती है। नाज़र ने गुफ्तगू का रुख फिर से शाजिया की तरफ मोड़ा। चलो अच्छी बात है। ओह बहुत टाइम हो गया नासिया, तुम्हारे भाई आने वाले हैं, इनके लिए ताज़ा रोटी बनानी है मुझे, मैंने माथे पर हाथ मारकर कहा। जी बाजी, बातों में वक्त का पता नहीं चला, हम भी चलते हैं। बाजी अकेली बैठी होंगी, वो कभी नहीं खुद से कहेंगी मगर अकेलापन महसूस कर रही होंगी। वो भी झट से खड़ी होगी। चलो चलो बच्चों, इसने खेल में मगन बच्चों को पुकारा। नाजिया अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। एक ऐसे ही दिन नाजिया ने अपने बच्चों को लेने आई थी और मामूल के मुताबिक मेरे साथ गपशप करने बैठ गई। जी बाजी, बुरा क्यों मनाना, आप 100 बार पूछो। इसने हैरानगी से देखा। ये बताओ, तुम्हारी बहनोई ने तुम्हारी बहन को कभी बेऔलादी का ताना नहीं दिया? मैंने थोड़ा सा झिझकते हुए पूछा। नहीं जी, वो तो कभी कुछ भी नहीं कहते। वो इसे सादगी से बोली जो उसकी शख्सियत का खासा थी। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, मैंने सिर्फ इतना कहा। पहले तो कभी इनके घर से लड़ाई झगड़े की आवाज नहीं आती थी, मगर आजकल कुछ दबी दबी सी आवाजें आने लगी थी। जाने क्या कुशीदगी चल रही थी। मुझे थोड़ा सा सौदा सलफ मंगवाना था, मगर न नाजिया नजर आई न इसके बच्चे। मैं अपनी छत पर खड़ी थी। मैंने इनके सहन में झांक कर नाजिया को 2 से 3 बार आवाज दी, मगर कोई जवाब न आया। मैं मायूस होकर नीचे आ गई। नाजिया सौदा लेने जाया करती थी और वो अक्सर मेरा भी काम कर देती थी। मुझे लग रहा था इन दिनों इनके घरेलू हालात कुशीदा हुए थे और ये बात निकली भी सच। जब अगले दिन बुझी बुझी सी नाजिया चली गई। क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? कल भी मैंने आवाजें दी मगर तुमने सुना ही नहीं। मैंने इसका उतरा हुआ चेहरा देखकर तशवीश से पूछा, क्योंकि वो एक हंसमुख लड़की थी, संजीदा नहीं रहती थी। क्या बताऊं बाजी, वो बेचैनी से हाथों की उंगलियां मरोड़ते हुए बोली। भरोसा करो मुझ पर, बताओ क्या बात है। मैंने इसका हाथ पकड़कर थपका और हाथ पास बिठा लिया। बच्चे कहाँ हैं? मैंने सवालिया निगाह की। सो रहे हैं बाजी, वो उदासी से बोली और फिर मेरे पूछने से पहले ही इसे दिल खोलकर रख दिया। फयाज भाई और बाजी में खटपट हो गई है बाजी, और इनकी वजह से मेरा घर भी मुतासिर हो रहा है। मेरा मियाँ भी मुझसे लड़ पड़ा। ये कहकर वो रोने लगी। पहली बार मैंने इसे रोते देखा। अच्छा, पर क्यों? पहले तो कभी लड़ाई नहीं हुई, अब ऐसी क्या बात हो गई? मैं सच में हैरान थी, बात ऐसी ही थी। वो जी मैंने बाजी से बड़ी दफा पूछा पर वो बता नहीं रही थी, मगर कल कहती है कि शायद तुम्हारे फयाज भाई दूसरी शादी करना चाहते हैं। वो रोंदे लहजे में बताती चली गई और मैंने होंठों पर हाथ रख लिया। ये सुनकर मैं शॉक्ड हो गई थी। पिछले 1 हफ्ते से झगड़ा चल रहा था और इसकी वजह से रियाज मुझ पर खामखा ही बिगड़ रहे थे। इसने मुझे चांटा भी कराया। वो दुखी दिल से बोली। मैं समझ सकती थी इन दोनों की लड़ाई में नाजिया की शामत आई। यकीनन बात थी, इसलिए मैं इस घर में 2 बहनों की शादी के हक में नहीं हूँ, न ही वट्टे सट्टे की शादी के हक में। ये रिश्ते मुझे बड़े मायूब लगते हैं। एक फैमिली की वजह से दूसरी फैमिली जरूर मुतासिर होती है। रियाज ने क्यों मारा तुम्हें? मुझे सुनकर हकीकतन दुख हुआ। तुमने क्या कहा था? जबकि झगड़ा तो इन दोनों के दरमियान था। मैंने गुस्से से कहा। वो अपने भाई की तरफदारी कर रहा था बाजी, और मैंने शाजिया बाजी का साथ दे रही थी। तो गुस्से में आकर मुझे थप्पड़ मार दिया। वो आंसू साफ करके कर्ब से बोली। ओह, बहुत बुरा किया, पर तुम हौसले से काम लो, सब ठीक हो जाएगा, मैंने तसल्ली दी। जी। और बाजी, आज तो इन दोनों की सुलह हो गई। सुबह से बड़े खुशबाश फिर रहे हैं, जैसे कोई बात ही ना हुई हो। मगर रियाज अभी तक मुझसे मुंह फेरे फिर रहा है। जी, वो मुझे एक नजर देखकर सामने देखने लगी।
ठीक हो जाएगा, मैंने तसल्ली दी। ठीक हो जाएगा वो भी तुम देखना। जब इन लोगों की नाराजगी खत्म हो गई है तो तुम लोगों की तो आपस में कोई ऐसी बात भी नहीं है कि नाराजगी ज्यादा देर तक चले। मैंने अपने तौर पर इसे मुतमईन किया। और वो जो तुम कह रही दूसरी शादी वाली बात, वो क्या मामला है? मुझे तजस्सुस हुआ। ये फरहाना बाजी, शाजिया बाजी ने मुझे बताया कि फयाज भाई इनसे दूसरी शादी की इजाजत मांग रहे थे, मगर बाजी ने साफ इनकार कर दिया। आपको पता है बाजी कि शाजिया बाजी फयाज भाई से कितना प्यार करती है और वो सोकन कहाँ बर्दाश्त कर पाएंगी? जी, वो मासूमियत से पूछ रही थी। कोई औरत भी नहीं बर्दाश्त करती यार। मैंने तायद में सर हिलाकर कहा। तुम्हारा बहनोई आराम से मान गया तुम्हारी बाजी की बात। मुझे मजीद खुदबुद हुई। मुझे लगता तो ऐसा ही है कि एक हफ्ता तो लड़ाई चलती रही, मगर आज दोनों बड़े प्यार मोहब्बत से बातें कर रहे थे। और फयाज भाई रात बाजी के लिए गजरे भी लाए थे और वो राज सराना लहजे में बोली। अच्छा। मैं खामोश हो गई, पर मुझे खटक रहा था कि दाल में कुछ काला जरूर है, और ये जल्द ही जाहिर हो गया। नाज़िया के साथ साथ अब शाजिया भी मुझसे काफी घुल मिल गई थी। वैसे तो शाजिया कमगो थी, पर अब वो भी मुझसे बातचीत करने लगी थी और ये बड़ी हैरानकुन तब्दीली थी। इस दिन मौसम बहुत खुशगवार था। हम छत पर चले गए। शाजिया ऊपर बैठी थी। नाज़िया कहाँ है? मैंने इसे बच्चों के साथ मगन देखा तो आवाज देकर पूछा। समोसे लेने गई है, अभी हम सब मिलकर खाते हैं। वो मुस्कुराई। इसकी मुस्कुराहट बड़ी दिलकश थी, वो पुरकशिश थी। मैंने गौर से देखा। अच्छी पुरकशिश शक्ल है, इतनी आम सी भी नहीं है कि मैंने बेख्याली में से देखे गई। क्या सोच रही हैं बाजी? आप तो नाज़िया के साथ रहकर वैसी होती जा रही हैं। वो खिलखिलाकर हंसी। अच्छा, वो कैसे? मैंने हंसकर पूछा। जी बाजी, वो भी बैठी बैठी खो जाती है। और तो और इसकी नींद का क्या बताऊं मैं आपको। ऐसी गहरी नींद है इसकी कि दिन में भी सो रही हो, फिर चाहे आंधी आई या तूफान। भले इसके कानों के पास ढोल पीटना शुरू कर दो, टस से मस नहीं होगी। वह हंसते हुए नाज़िया के बारे में इंकिशाफ कर रही थी। जी समझ ले, नींद की बीमारी है इससे। वो फिर बोली। और ये तो बड़ी खतरनाक बीमारी है, मैंने मसनूई संजीदगी से कहा, और फिर हंसना शुरू हो गई। इतने में नाज़िया भी समोसे लेकर ऊपर आ गई। वो हमारी बातें सुन चुकी थी। है तो खतरनाक बीमारी बाजी जी, पर क्या करूं, मुझे इतनी गहरी नींद आती है कि कुछ होश नहीं रहता। वो खुशयानी हंसी हंसकर बोली। यूं ही हंसते मुस्कुराते बड़े खुशगवार माहौल में समोसे खाए गए, साथ ही हंसी मजाक भी चल रहा था। शाजिया मुसलसल हंस हंस कर दोहरी हो रही थी। मजाक का हदफ नाज़िया की जात थी और वो भी बुरा नहीं मान रही थी, बल्कि अपनी दुर्गत बनने पर महसूस हो रही थी। बाजी आप बहुत अच्छी हैं, जरा नखरा नहीं। शाजिया एकदम से बोली। अरे मैं कहाँ अच्छी, तुम दोनों हो जिन्होंने अपनों की कमी का एहसास मिटा दिया और नम आंखों से कहा। जिस तरह मेरे जेठ ने माथे पर हाथ रखते हुए बंटवारा किया था, तब से ही मैं दिल बर्दाश्ता थी। लेकिन सच है कि कभी अपने अपनों के दिए हुए जख्मों को गैरों के खुलूस का मरहम ही तकवीत देता है। फरहाना बाजी बात सुने। शाजिया ने मुझे आवाज लगाकर ऊपर बुलाया। फरहाना बाजी, मुझे आज से एक मशवरा करना था। वो पुरजोश सी लग रही थी। कुछ दिनों से उसके चेहरे पर चमक सी आ गई थी। हाँ हाँ बोलो। मैंने खुश दिली से कहा। सच तो ये था कि वो दोनों ही मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी। मैं बिल्कुल अपनी सी। बाजी मेरे भाई की शादी है, मुझे समझ नहीं आ रही कैसे कपड़े बनवाऊं जो चमकीले भी हों और सस्ते भी बन जाएं। इसके चेहरे पर भाई की शादी की खुशी का जो रंग आ रहा था वो काबिल दीद था। अरे इसमें परेशानी वाली क्या बात है? यूं करो, कपड़ा कोई मुनासिब कीमत का अपनी पसंद से ले लो और ऊपर गोटा लगा लो। गोटे का रवाज भी दोबारा निकल आया है। इन दिनों मैंने अपने तौर पर मशवरा दिया। मेरे पास संडे मैगजीन है, तुम्हें दिखा दूंगी। इसमें गोटे किनारे वाले लिबास के 5 या 6 डिजाइन आए हैं। मैंने फिर कहा, बाजी मैं गोटे वाला लहंगा बनवाऊं? वो हिचकिचा कर बोली। हाँ ना, बनवा लो, अच्छा लगेगा। मैंने सर हिलाकर जवाब दिया। फिर वो कितनी देर तक अपने भाई की शादी के बारे में मुझसे डिस्कस करती रही। वो बहुत एक्साइटेड लग रही थी। इसके चेहरे पर कितनी खुशी के रंग रक्सा थे और अपने इकलौते भाई की शादी का कितना अरमान था, और वो ये अरमान अपने दिल में लेकर कब्र में जा सोई। वो हंसी मुस्कुराती नीचे उतर गई। मुझे आज भी इसकी जिंदगी से भरपूर चेहरा नहीं भूलता। वो चेहरा नहीं भूलता जो चेहरा इस दिन से मेरे दिल में नक्श होकर रह गया। मैं नहीं जानती थी कि मैं इसे आखिरी बार देख रही हूँ। इसी दिन गर्मियों के कहर बरसाते दिन की झुलसती दोपहर में चल रही थी। सिमरन और किशन हुई। मैं दोनों बच्चों को लेकर बेखबर सो रही थी कि अचानक से किसी ने शोर मचाते एयर कूलर को बंद करके मुझे झंझोड़ कर जगाया। मैं हड़बड़ा कर उठी। क्या हुआ? मैंने मुन्नी मुंदी आंखों से शहनाज की मौजूदगी को अपने घर में हैरानगी से देखा। बाजी आप मजे से सो रही हैं और वहां आपकी हमसाई ने खुदकुशी कर ली है। शनो सामने वाले घर में रहती थी, इसने अपनी मौजूदगी की वजाहत दी। क्या? मैं एक झटके से उठकर बैठ गई। मेरे कान साए साए कर रहे थे। किसकी बात कर रही हो? मैंने चप्पल पैरों में उड़साकर दुपट्टे की तलाश में नजरें दौड़ाई। शाजिया की बात कर रही हूँ। शाजिया ने खुदकुशी कर ली है। आपका दरवाजा बड़ा खटखटाया पर आप सुन नहीं रही थी।
कूलर का शोर इतना था कि शायद इसकी वजह से आपको आवाज नहीं आई। फिर नाजिया ने कहा कि दीवार टप कर चली जा, इनका तो रो रो कर बुरा हाल है। अच्छा मैं चलती हूँ, आप भी आ जाना। ये कहकर वो बाहर निकल गई, मगर मैं जहाँ की तहाँ बैठी रह गई। ये कैसे हो सकता है? सुबह 12 बजे तो वो मुझे छत पर मिली थी, अच्छी भली बातें कर रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि कुछ घंटे पहले जिंदगी से भरपूर बातें करने वाली खुदकुशी कैसे कर सकती है। मैं गंग बैठी यही सोची जा रही थी। मैंने फौरन दीवार से झांक कर देखा तो रंग बिरंगी औरतों का जमघटा नजर आया। पूरे सहन में औरतें कब्जा किए बैठी थी और भांत भांत की बोलियां बोल रही थी। ऊपर जाने वाली सीढ़ियों के पास चंद पुलिस वाले भी खड़े थे। मेरी नजर इनके बरामदे में मौजूद किचन के दरवाजे पर गई। वहां दिल दहला देने वाला मंजर देखने को मिला। शाजिया किचन की दीवार के फंदे से लटकी हुई थी, जबकि इस आधे से ज्यादा पांव जमीन पर थे। इनके किचन का नक्शा बता दूं, किचन की अपनी छत नहीं थी, बरामदे की छत ही किचन की छत का काम करती थी। किचन यानी बावर्ची खाने की छोटी सी दीवार के साथ ओपन चौखट थी, जिसकी लंबाई भी ज्यादा नहीं थी। मुझे सोच तंग कर रही थी कि अगर इसने खुदकुशी की होती तो पूरी तरह लटक कर झूल रही होती। इसका कद छोटा था, मगर इतना भी नहीं कि वो फंदे से लटक कर, छोटे साइज की चौखट से लटक कर झूल जाए। मैंने झुरझुरी सी ली। मुझसे ज्यादा देर तक बहुत दर्दनाक मंजर देखा ना गया। मौत की आहट भी कितनी अजीब है ना, बगैर आवाज निकाले बिना शोर किए इंसान को दबोच लेती है। सन्नाटा हुआ था, देख भी लिया। फिर पुलिस ने इसे उतार कर चारपाई पर डाला। ये मंजर देखकर मेरे बच्चे भी काफी खौफजदा हो गए और मैं घर को ताला लगाकर बच्चों को लेकर इनके घर पहुंची। नाजिया मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मैं इसके हिचकोले खाते वजूद का संभाल ना पाई और मैंने इसे कमर पर हाथ रखकर थपथपाने लगी और मेरी अपनी आंखों में आंसू रवा थे। मैं क्या कर सकती थी? दोहरत तसल्ली के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं था, मगर इसके गम के आगे ये हरूफ कुछ वक़्त नहीं रखते थे। इसका गम यकीनन बड़ा था, क्योंकि इसकी अजीजो जान बहन इससे बिछड़ी थी। इसके बच्चों की खाला और माँ जो थी जुदा हुई थी। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई करके केस क्लोज किया और रुखसत हो गए। अब सवाल ये उठता था कि शाजिया ने अपनी मौत को खुद गले लगाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। शाजिया मरी नहीं, मारी गई थी। इसे कत्ल किया गया था। जी हाँ, इसे इसके शोहर ने कत्ल किया था। अब मैं आपको वाकये के पस मंजर में ले जाना चाहती हूँ, ताकि खुदकुशी और कत्ल में वाज़ेह फर्क पैदा हो सके। इस दिन 12 बजे शाजिया मुझे छत पर मिली, जिंदा दिली से बातें करती। शाजिया की बहन नाजिया नींद की दसियां बच्चों को मेरे पास ट्यूशन भेजकर अपने कमरे में सो जाती और 2:30 बजे मैं बच्चों को छुट्टी दे देती हूँ। नाजिया ने बताया कि जब बच्चे पढ़कर आए थे तो इसने नींद में बेल की आवाज सुनी। दरवाजा शाजिया ने खोला था और वो उठती बच्चों को सुलाकर फिर सो गई। गर्मियों की दोपहर यूं भी तवील तरीन गर्म और सबरअज़मा होती है, तो सोकर गुजारी जाती है। गलियां मोहल्ले वीरान पड़े होते हैं, सब अपने घरों में दुबके होते हैं। नाजिया का कहना है कि 3 साढ़े 3 बजे के करीब बाहर के दरवाजे की घंटी फिर बजी, जिसे सुनी थी, मगर नींद के हाथों मजबूर होकर दोबारा सो गई। और 4 बजे शाजिया की लाश बावर्ची खाने से फंदे में झूलती हुई मिलती है। वो कौन था जो 3 साढ़े 3 बजे घर पर आया और बाहर का दरवाजा भी खुला था? जाहिर सी बात है, इसके शौहर के अलावा और कौन हो सकता है, जो मौका पाकर आया और अपना काम कर गया। मासूम शाजिया को जिंदगी से आजाद कर दिया गया और बड़ा जुल्म कमाया गया। शाजिया की नागहानी मौत के बाद मुझे इस घर से खौफ और दहशत का एहसास होने लगा। मैंने वैस की मिन्नत समाजत करके वहां से शिफ्टिंग करा ली। इस हादसे के कुछ अरसे बाद मुझे बाजार जाते हुए नाजिया मिली। वो मेरे गले लगकर खूब रोई और कहने लगी कि इसके शौहर का सुलूक इसका अच्छा नहीं है, वो बहुत बदल गया है। मैंने इसकी ढारस बांधी, दुआ की और घर आ गई और फिर दोबारा इससे कभी मुलाकात ना हो सकी। जाने वो कहाँ चले गए थे। इसके चंद सालों बाद मैंने अपने घर के बाहर शाजिया के शौहर को देखा। वो अकेला नहीं था, इसके साथ एक औरत और 7-8 माह की बच्ची भी थी। मैं दरवाजे पर खड़ी थी। अवैस कहीं जा रहे थे। फयाज ने पहचान लिया था। अवैस ने आगे बढ़कर मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया। उसने अपनी बीवी का तारुफ कराया। दोनों ने मुझे भी सलाम किया। यकीनन ये वही औरत थी जिससे फयाज शादी करना चाह रहा था, और शाजिया मान नहीं रही थी, तभी इस रास्ते से हटा दिया गया। ये औरत आम सी शक्ल की शाजिया से भी ज्यादा गई गुजरी शक्ल की थी। दिल को धचका सा लगा। कैसा जालिम शख्स है कि अगर औलाद की खातिर दूसरी शादी करता ही था तो छुप कर लेता, पर शाजिया का नाहक खून तो न करता। ना ही ये सासे जुर्म का शिकार हुआ और ना ही कानून के शिकंजे में आया। ना ही मुझे इसके चेहरे पर मलाल देखने को मिला। ना तब ना वो इसके लिए किस्सा बन चुकी थी। इसका आज इसके साथ था। वो हंसा मुस्कुराता अपनी बीवी को लेकर ये जाओ वो जाओ, और मैं शौक खड़ी रही। पुलिस को पैसे देकर कत्ल को खुदकुशी का रंग देना कौन सा मुश्किल काम था। नाजिया के अल्फाज मेरे कानों में आज भी गूंजे। बाजी शाजिया बाजी अपने मियाँ के पांव धो कर पीती है। मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती हूँ। पूछती है ने माशरे से सवाल है मेरा, क्यों औरत ही कायल तो हीद होती है? क्योंकि वो अपना तन मन धन, अपना सब कुछ अपने महबूब पर निछावर कर देती है। क्यों मर्द में ये सिर्फ नहीं पाई जाती कि वो क्यों वफा के बदले वफा देने का कायल नहीं होता? क्यों फयाज किसी अपने इतना चाहने वाली बीवी की मोहब्बत, खिदमत और वफादारी भूल गया?
فیاض شازیہ کا مجرم تھا، بہت بڑا، اس بات کا قلق مجھے ساری عمر رہے گا۔ شازیہ نے ایسے ظلم اور بے حد شخص سے وفا نبھائی کہ اس کے ہاتھوں موت پائی۔ شازیہ کی موت کی وجہ صرف اور صرف اس کا جرم وفا تھی کہ جس کا صلہ ایک بھیانک موت کی صورت میں ملا۔ جب جرم اتنا بڑا تھا تو سزا بھی تو بڑی ملنی تھی، سو شازیہ کو بھی جرم وفا کی مل گئی سزا۔ اس کہانی کے کرداروں کے نام فرضی ہیں، لہٰذا کسی بھی قسم کے مطابقت محض اتفاقیہ ہوگی۔